गाइस एक बार फिर स्वागत है आपका साइज डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बहुत वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की टॉपिक है, जैसा कि आप इसके पहले देखे होंगे कि हमने बंद किया था वोल्टेज गेन को प्रायः हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो उसके बाद दो वर्ग कौन कौन से हैं? ओपन लूप वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। तो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वह सर्किट है जिसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है। यदि दिए गए ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में फीडबैक पाथ उपलब्ध है तो इसे क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं। यानी कि अगर कोई फीडबैक नहीं है, जैसा कि पहले भी हमने जान चुका है कि ओपन लूप वही होता है जिसमें फीडबैक सर्किट ना लगी हो, मतलब उसका लूप जो हो वो सर्किट पूरी किसी फीडबैक के माध्यम से घिरी ना हो उसका। यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से कि आउटपुट से कोई भी वोल्टेज वापिस इनपुट पे ना आए। फीडबैक का कार्य होता है यही कि आउटपुट से अतिरिक्त वोल्टेज को इनपुट में भेज सके, क्योंकि आउटपुट जितना हमें चाहिए उतना हम प्राप्त कर सकें। हाँ, तो अगर फीडबैक सर्किट लगी पाथ लगा है तो वो क्लोज लूप होगा, अगर नहीं लगा है तो ओपन लूप होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फीडबैक पाथ उस परिपथ को कहते हैं जो आउटपुट को पुनः इनपुट से जोड़ता है। फीडबैक पाथ जैसे कि हमने विस्तृत बता दिया। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दर्शाए गए समीकरण अल्फा से स्पष्ट है कि यदि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की परिभाषा के अनुसार वोल्टेज गेन एडी को अनंत किया जाए तो V1 माइनस वी टू इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात V1 इक्वल टू V2 होगा। ये इसके समीकरण के डेरिवेशन है। इसका अर्थ है कि निम्नवत दी गई सर्किट में भले ही वास्तविकता में वोल्टेज V2 को ग्राउंड किया गया है, परंतु V1 इक्वल टू V2 होने के कारण वोल्टेज V1 भी जीरो ही होगा, अर्थात ग्राउंड के समतुल्य होगा। जब V1 इक्वल टू V2 है तो V1 भी जीरो ही होगा, क्योंकि V2 तो को ग्राउंड कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसा कि सर्किट में देख पा रहे होंगे V1 V2 को ग्राउंड कर दिया गया, V आउटपुट V1 भी इसके समतुल्य है। इस सिद्धांत को ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनपुट बायस करंट IB। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट बायस करंट को हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की धारा एवं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की धारा के औसत मान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मैथमेटिकली IB इक्वल टू I1 प्लस I2 अपॉन 2 पॉजिटिव फीडबैक। और फीडबैक की अगर बात करें तो उपरोक्त वर्णित फीडबैक पाथ से आने वाला सिग्नल यदि आने के बाद इनपुट को बढ़ाने का कार्य करता है तो उसे पॉजिटिव फीडबैक सर्किट कहते हैं। निगेटिव फीडबैक यदि फीडबैक पाथ से आने वाला सिग्नल इनपुट को कम करने का कार्य कर रहा है तो उसे निगेटिव फीडबैक कहते हैं। यहाँ फीडबैक की बात कर लेते हैं। अगर कोई आउटपुट से आ रहा है सिग्नल, फीडबैक लगा है, फीडबैक सर्किट अगर आउटपुट से कुछ वोल्टेज लेकर के आ रही है और इनपुट को बढ़ा दे तो पॉजिटिव का मतलब जोड़ होता है ना, जोड़ना, बढ़ा देना। तो हाँ, अगर सिग्नल जो आ रहा है फीडबैक से वो इनपुट को बढ़ा दे तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर इनपुट को घटा दे तो निगेटिव फीडबैक। और ये है ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट एंड देयर वर्किंग। ये आप ध्यान से देख लीजिए। C1 C2 C3 एंड C4 चार फिगर बने हुए हैं, चार सर्किटें बनी हुई हैं। ध्यान से देखिए। नंबर 1, उपरोक्त दर्शाई गई चारों ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स हैं, क्योंकि इन सभी में फीडबैक पाथ उपलब्ध है। जैसे कि आपने देखा फीडबैक पाथ उपलब्ध था। और उसको उपरोक्त दर्शाए गए सर्किट C2 को निम्नवत विश्लेषण कर सकते हैं बाई KCL लॉ। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF। E1 माइनस V2 बटे R1 प्लस E2 माइनस V2 बटे R2 प्लस E3 माइनस V2 बटे R3 इक्वल टू IF। इसके आगे क्या होगा, इसको विस्तृत करेंगे। E1 माइनस E2 बटे R1 प्लस E2 माइनस V2 बटे R2 प्लस E3 माइनस V2 बटे R3 इक्वल टू V2 माइनस V0 बटे RF को विस्तृत कर दिया गया। अब इसके आगे क्या है, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 इक्वल टू माइनस V0 बटे RF। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया गया,
V2 को हटाने का कार्य किया गया। V0 इक्वल टू माइनस आर एफ ब्रैकेट में E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R देन V0 इक्वल टू माइनस RF/R E1 प्लस E2 प्लस E3 V0 proportional to minus E1 plus E2 plus E3 let RF/R equal to 1 RF equal to R V0 equal to minus E1 plus E2 plus E3 समीकरण नंबर A let RF equal to 1/3 then R equal to R 3 RF और इसको पुटिंग करते हैं तो V0 इक्वल टू माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3/3 इक्वेशन नंबर बी। उपरोक्त समीकरण ए एवं यह सिद्ध करता है कि दर्शाई सर्किट C2 एक एडर अथवा समर के रूप में कार्य करते हुए ऑपरेशन एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट पर दिए गए इनपुट वोल्टेज E1, E2 एवं E3 के योग को आउटपुट पर उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये जो सर्किट है क्या कार्य करती है? एडर यानी समर का कार्य करती है, समर की तरह कार्य करती है, मतलब कि जोड़ने का। नेगेटिव साइन इस बात का सूचक है कि हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड में कार्य कर रहा है। उपरोक्त एडर सर्किट में यदि रेजिस्टेंस आर एफ एवं आर का ऐसा मान चयनित करें जिसमें आर एफ अपान आर इक्वल टू 1/3 हो जाए तो उपरोक्त सर्किट C2 ही एक एवरेज सर्किट के रूप में कार्य कर सकती है जिसका आउटपुट समीकरण बी द्वारा दर्शाया गया है। इसका मतलब अगर C2 का वो जो है 1/3 हो जाए तो C2 ही एवरेज सर्किट की तरह भी कार्य करने लगी। स्केल चेंजर उपरोक्त वर्णित आदर्श सर्किट को हम RF/R के उचित मान को चयनित करते हुए इसे एक स्केल चेंजर सर्किट में रूपांतरित कर सकते हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज स्केल अप एवं स्केल डाउन कर सकते हैं। ये रहा आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर एज एन इंटीग्रेटर। ये है बाई KCL I इक्वल टू IF VIT माइनस V2/R इक्वल टू CD V2 माइनस V0/dt by the concept of virtual ground V1 equal to V2 equal to 0 so VIT minus 0/R equal to CD 0 minus V0/dt। यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू को 0 कर दिया गया है। VIT/R इक्वल टू माइनस CD ब्रैकेट में 0 माइनस V0/dt dV0/dt इक्वल टू माइनस 1/RC VIT V0 इक्वल टू माइनस 1/RC समाकलन VIT dt इक्वल टू V0 प्रोपोर्शनल टू समाकलन VI dt। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि क्लोज्ड लूप एम्पलीफायर सर्किट में फीडबैक पाथ हम एक कैपेसिटर लगा दे तो इस सर्किट का आउटपुट इनपुट पर दिए गए इनपुट वोल्टेज की इंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अतः इस रूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इंटीग्रेटर की तरह कार्य करने लगता है। क्या कह रहा है? अगर क्लोज लूप ऑपरेशन सर्किट में फीडबैक पाथ हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं तो सर्किट किस तरह से कार्य करने लगती है? इंटीग्रेशन की तरह, इंटीग्रेटर सर्किट की तरह। और इसके बाद बढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज डिफरेंशिएटर। उपयुक्त वर्णित इंटीग्रेटर सर्किट में यदि इनपुट रेजिस्टेंस आर एवं फीडबैक कैपेसिटर C का स्थान आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो बनने वाला परिपथ एक डिफरेंशिएटर सर्किट की तरह कार्य करेगा जिसे हम निम्नवत सिद्ध कर सकते हैं। ये उसके सर्किट है बाई KCL I इक्वल टू IF CD VIT माइनस V2/dt इक्वल टू V2 माइनस V/RF बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0। यहाँ पे V1 और V2 को मान 0 रखने पर CD VI/dt इक्वल टू माइनस V0/RF V0 इक्वल टू माइनस CRF
डी वी आई टी बटे डी टी, वी जीरो इक्वल टू माइनस आर एफ सी डी वी आई टी बटे डी टी, और वी जीरो प्रोपोर्शनल डी वी आई टी बटे डी टी। ये किसका है? उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि डिफरेंशिएटर सर्किट का आउटपुट इनपुट पर दिए गए वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें चेंज करने पर ये डिफरेंशिएटर की तरह कार्य करेगा। एप्लीकेशन और ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट्स। डिफरेंशिएटर सर्किट के इनपुट पर दिए यदि एक ट्रायंगुलर वेव दी जाए तो आउटपुट हमें रेक्टेंगुलर वेव प्राप्त होती है। यहाँ पे इनपुट ऑफ डिफरेंशिएटर, आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएटर यहाँ पे देख पाते हैं। इसी प्रकार एक डिफरेंशिएटर की इनपुट पर साइन वेव देते हैं तो आउटपुट पर हमें क्रॉस वेव प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि चूंकि डिफरेंशिएशन प्रक्रिया के विपरीत होती है, यदि एक इंटीग्रेटर की सर्किट की इनपुट पर हम रेक्टेंगुलर वेव देते हैं तो आउटपुट पर ट्रायंगुलर प्राप्त होता है, एवं यदि इनपुट पर कोसाइन वेव देते हैं तो आउटपुट पर साइन वेव प्राप्त होती है। क्योंकि उपरोक्त वर्णित परिपथ ऑपरेशन एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग मोड में कार्य कर रहे हैं, अतः इनपुट की तुलना में आउटपुट 180 वेव शिफ्टेड होगा। ऑपरेशन एम्पलीफायर हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशिएट एम्पलीफायर, ये उसके सर्किट है। दो यहाँ पर है, एक और आगे आपको देखने को मिलेगा। ये रहा तीसरा फिगर। फिगर 3 के लिए उपरोक्त दर्शाई गई फिगर 3 में, जिसमें एक क्लोज्ड लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर के फीडबैक पाथ में एक डायोड को लगाया गया है कि विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस सर्किट का आउटपुट इनपुट क्या है? इन्वर्टिंग पर दिए गए वोल्टेज वी आई के लोगरिथम पर निर्भर करेगा। वी जीरो प्रोपोर्शनल लॉग वी आई। चूंकि लॉग फंक्शन को बेस की वैल्यू के आधार पर हम नेचुरल लॉगरिथम बेस ई अथवा सामान्य लॉगरिथम लॉग बेस 10 में से किसी एक से प्रदर्शित कर सकते हैं, अतः प्रायः चूंकि उपरोक्त परिपथ में डायोड करंट को हमने निम्न रूप में दर्शाया आई जीरो ई वी अपान एन वी टी, अतः नेचुरल लॉगरिथम का प्रयोग अधिक उचित है। यदि कैलकुलेशंस में आवश्यक लॉग फंक्शन का बेस ई अथवा 10 से कोई अन्य है तो जैसी गणनाओं को पूर्ण करने के लिए हम बेस चेंजिंग रूल का प्रयोग करते हैं, जिसे निम्नवत दर्शाया गया है। लॉग वाई एक्स इक्वल टू लॉग 10 एक्स बेस 10 पान लॉग वाई बेस 10 अथवा लॉगरिथम एक्स बेस ई लॉगरिथम वाई बेस ई। उदाहरण लॉग 8 बेस 2 इक्वल टू लॉग 8 बेस 10 बटे लॉग 2 बेस 10 इक्वल टू 3। लॉग 8 बेस 2 इक्वल टू लॉगरिथम लॉग 8 बटे बेस ई अपान लॉगरिथम बेस 2 बेस ई इक्वल टू 3। फिगर 3 से बाई केसीएल एट पॉइंट पी आई इक्वल टू आई डी वी आई माइनस वी टू बटे आर इक्वल टू आई जीरो इंटू ये क्या हुआ? हाँ, वी टू बटे ई की पावर वी टू माइनस वी जीरो बटे एन वी टी। और इसके आगे क्योंकि डायोड इक्वेशन आई इक्वल टू आई जीरो ई की पावर वी अपान एन वी टी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू जीरो वी आई अपान आर इक्वल टू आई जीरो ई पावर माइनस वी जीरो अपान एन वी टी। वी आई बटे आर आई जीरो इक्वल टू ई माइनस वी जीरो बटे एन वी टी। लॉगरिथम लेने पर लॉग वी आई बटे आर इक्वल टू लॉग आई जीरो ई माइनस वी जीरो अपान एन वी टी। लॉग वी आई बटे आर इक्वल टू लॉग आई जीरो प्लस लॉग ई माइनस की पावर माइनस वी जीरो अपान एन वी टी माइनस वी जीरो बटे एन वी टी इक्वल टू लॉग वी आई बटे आर माइनस लॉग आई ई जीरो वी जीरो इक्वल टू माइनस एन वी टी ब्रैकेट में लॉग वी आई बटे आर माइनस लॉग आई जीरो वी जीरो प्रोपोर्शनल टू लॉग वी आई। ये इसके सर्किट कुछ है।
यहाँ पर आगे से अब समीकरण ही आप समीकरण देख पाएंगे। अब यहाँ पर हम म्यूजिक लगा देते हैं। आप यहाँ पे सारे समीकरण को हम स्कैन करके आपको दिखा सकते हैं। आप अपने नोट्स में इसे लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी आप समझ सकते हैं।